अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम टेस्ट नंबर 8 को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमारा क्वार्टर नंबर 2 है, जिसमें हमारे चैप्टर नंबर 6, 7, 8 और 9 शामिल थे। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं। तो हमारा पहला एमसीक्यूज है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फील्ड साइज ऑफ टेक्स्ट डेटा टाइप इन एमएस सक्सेस। एमएस सक्सेस के अंदर जो टेक्स्ट डेटा टाइप है उसका डिफ़ॉल्ट फील्ड साइज क्या होता है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 50 जो है वो डिफ़ॉल्ट फील्ड साइज होता है टेक्स्ट डेटा टाइप का। सेकेंड एमसीक्यूज है हमारे पास, अ रिपोर्ट में बी बेस्ड ऑन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। रिपोर्ट जो है वो हमारी दो चीज़ों पे बेस करती है, एक टेबल और दूसरा क्यूरी। क्यूरी क्योंकि ऑप्शंस में नहीं है, सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा, टेबल। थर्ड एमसीक्यूज है हमारे पास, टू फाइंड अ नेम डेट स्टार्ट विद एस द क्राइटेरिया इज रिटन एज। रिकॉर्ड में हमें ऐसा नेम फाइंड आउट करना है जो एस से स्टार्ट हो, तो हम उसका क्राइटेरिया कैसे लिखेंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, मतलब एस्टेरिक। स्टेरिक जो है वो एक ऐसा सिंबल है जो एनी नंबर ऑफ करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए जो है वो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, एस्टेरिक। एमसीक्यूज नंबर 4 है, द एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, एमएस सक्सेस जो है वो हमारे पास एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 5 है, विच सिंबल इंडिकेट दैट यू आर एडिटिंग अ रिकॉर्ड। के कौन सा सिंबल जो है वो ये इंडिकेट कर रहा होता है कि हम रिकॉर्ड एडिट कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पेंसिल जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि हम जो है वो रिकॉर्ड को एडिट कर रहे हैं। एमसीक्यूज नंबर 6 है, टू फाइंड ऑल नेम स्टार्ट विद एम फ्रॉम स्टूडेंट टेबल द क्राइटेरिया इज। हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट का और हमने उसमें से ऐसे नेम फाइंड आउट करने हैं जो एम से स्टार्ट हों। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। इसके लिए हम लाइक ऑपरेटर यूज़ करेंगे एम स्टेरिक के साथ। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए होगा, लाइक एम स्टेरिक, क्योंकि मैंने पहले बताया कि स्टेरिक जो है वो एनी नंबर ऑफ करेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। एमसीक्यूज नंबर 7 है, विच हेडर फाइल कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन। कौन सी हेडर फाइल के अंदर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन की इन्फॉर्मेशन होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, stdio.h। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 8 है, द नेम ऑफ हेडर फाइल्स इज रिटन बिटवीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, ऑप्शन डी। ठीक है, एंगल ब्रैकेट्स में हम जो है वो हेडर फाइल का नेम लिखते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर कमांड्स फॉर। हमारे पास ये एमसीक्यूज नंबर 9 है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो हैं वो किसके लिए कमांड्स हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, सी प्री प्रोसेसर्स के लिए ये कमांड्स होती हैं। हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो हैं वो बेसिकली प्रोग्राम के अंदर फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए शामिल होती हैं और ये सी प्री प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शंस देती हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 10 है, विच इज़ वैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट। तो पहले भी बताया है, लास्ट लेक्चर में बताया था, आपको आपसे डिस्कस किया था कि करेक्टर जो है वो हमेशा हम उसको सिंगल कोट में लिखते हैं, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो सी है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 11 है, m प्लस इक्वल एन इज इक्वलन टू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, m इक्वल टू m प्लस एन। अगर हम इसका सिंटैक्स देखें तो हमारे पास पहले वेरिएबल आएगा, ठीक है, और फिर हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर आएगा और देन एक्सप्रेशन आएगा। इसका मतलब ये है कि m और n की जो वैल्यू होगी वो आपस में ऐड होगी और जाके m में स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 12, द एक्सप्रेशन 14 मॉडुलस 3 हैज़ अ वैल्यू इक्वल टू। यहाँ पे जो मॉडुलस ऑपरेटर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिमाइंडर को। तो 14 को हम 3 से पहले डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो क्वोशंट आएगा वो 4 आएगा और रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। सो हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, डिफाइन टेक्स्ट एंड मेमो डेटा टाइप। टेक्स्ट डेटा टाइप अल्फ़ाबेट्स को स्टोर करती है, नंबर्स को स्टोर करती है और उसके अलावा हम
स्पेशल कैरेक्टर्स को स्टोर करते हैं। टेक्स्ट डेटा टाइप जो है आप ये कह सकते हैं कि शॉर्ट टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है और इसमें हमारे पास जो है वो 255 कैरेक्टर्स तक लिमिट होती है। और जो हमारे पास मेमो डेटा टाइप है ये भी टेक्स्ट को ही स्टोर करती है, लेकिन ये लेंथी टेक्स्ट को स्टोर करती है। इसमें हम 64,000 कैरेक्टर्स तक स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रॉपर्टी। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऐसी वैल्यू होती है जो यूज़र के डेटा एंटर करने से पहले ही फील्ड में अपीयर होती है, यानी कि यूज़र को बार बार सेम वैल्यू एंटर करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्टूडेंट्स का डेटा एंटर कर रहे हैं और वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो जड़ावाला से बिलोंग करते हैं, तो अगर हम उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जड़ावाला सेट कर दें तो हमें बार बार सिटी के अगेंस्ट जो है वो जड़ावाला एंटर करने की ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन कैप्शन प्रॉपर्टी। तो कैप्शन प्रॉपर्टी जो है वो किसी भी फील्ड पर लेबल लगाने के लिए इस्तेमाल होती है, या आप ये कह सकते हैं कि ये अल्टरनेट हेडिंग के तौर पे काम करती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टैटिक एंड क्वेश्चन वाइल्ड कार्ड। तो जो स्टैटिक है वो एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है और जो क्वेश्चन मार्क है वो ओनली वन कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूरीज। तो बुक में हमारे पास 4 टाइप्स क्यूरीज की डिस्कस की गई थी, सिलेक्ट क्यूरी, एक्शन क्यूरी, क्रॉस टेबल क्यूरीज, पैरामेट्रिक क्यूरीज। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन रिलेशनशिप एंड ज्वाइन। तो रिलेशनशिप जो है वो एक कनेक्शन होता है एंटिटीज़ के दरमियान में, और ज्वाइन जो है वो मल्टीपल टेबल में से डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ज्वाइन बेसिकली इज़ अ क्यूरी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन टर्म सॉर्टिंग। सॉर्टिंग जो है वो डेटा या रिकॉर्ड को सीक्वेंस में अरेंज करने का एक प्रोसेस है। सॉर्टिंग जो है वो असेंडिंग भी हो सकती है और डिसेंडिंग भी हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रेडियो बटन। जब हमने येस या नो, ट्रू या फॉल्स, ऑन या ऑफ ऑप्शंस को डिस्प्ले करना हो तो हम रेडियो बटन को यूज़ करते हैं। एक वक्त में यूज़र एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है रेडियो बटन को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉलमर एंड टैबुलर फॉर्म। कॉलमर फॉर्म जो है वो एक वक्त के अंदर एक रिकॉर्ड डिस्प्ले करता है और वो टेक्स्ट बॉक्सेस और लेबल्स को डिस्प्ले करता है, जबकि टैबुलर फॉर्म जो है वो बहुत सारे रिकॉर्ड्स को एक वक्त के अंदर डिस्प्ले करता है और ये रिकॉर्ड्स को एज अ टेबल डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है डिफरेंशिएट बिटवीन लिंकिंग एंड लोडिंग। लिंकिंग जो है वो लाइब्रेरी फाइल को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के साथ लिंक करना लिंकिंग कहलाता है। एग्जीक्यूशन से पहले जो है वो लिंकिंग ज़रूरी होती है। लोडिंग क्या है? एग्जीक्यूटेबल फाइल को एग्जीक्यूशन के लिए मेमोरी में प्लेस करना लोडिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है हाउ प्रोग्राम लॉजिक इम्प्लीमेंटेड इन अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम प्रोग्राम की पूरी लॉजिक को एक सिंगल मॉड्यूल या फंक्शन के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। जो प्रोग्राम अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर लिखे जाते हैं उनको अंडरस्टैंड करना, उनको मॉडिफाई करना और उनको डीबग करना मुश्किल होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है डिफाइन टाइप कास्टिंग। एग्जीक्यूशन के दौरान किसी भी वैल्यू की डेटा टाइप चेंज करना टाइप कास्टिंग कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है डिफाइन लॉजिकल एरर। ये ऐसे एरर्स होते हैं जो प्रोग्रामर की पुअर लॉजिक की वजह से अकर होते हैं। अगर हमारे पास प्रोग्राम के अंदर लॉजिकल एरर हो तो हमारा जो प्रोग्राम होता है वो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट जनरेट करता है। लॉजिकल एरर्स को फाइंड आउट करना मुश्किल होता है क्योंकि इनको ट्रांसलेटर्स जो है वो डिटेक्ट नहीं करता।
हमारे पास इसकी एग्जांपल ये है कि अगर हमने कहीं पे ग्रेटर देन यूज़ करना है और हम लेस देन यूज़ कर लें, या हमने कहीं पे लेस देन यूज़ करना है हम ग्रेटर देन यूज़ कर लें, या हम कोई फार्मूला गलत लिख लें, मल्टीप्लिकेशन हमने लिख लिया है, डिवीजन लिखना था, तो ये किसकी एग्जांपल्स हैं? ये बेसिकली जो है वो लॉजिकल एरर्स की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, डिफाइन हेडर फाइल। तो हेडर फाइल्स के अंदर हमारे पास स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस की इंफॉर्मेशन पड़ी होती है, या आप ये कह सकते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं वो हमारे पास हेडर फाइल्स में हमें मिलते हैं। हमारी हेडर फाइल्स जो होती हैं उनकी एक्सटेंशन .h होती है, और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स में जो इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ये हेडर फाइल्स को प्रोग्राम में इंक्लूड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, जिसमें हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, T1, T2, T3। इन तीनों वेरिएबल्स को हमने सिंगल लाइन के अंदर इनिशियलाइज करना है। इनिशियलाइज करने का मतलब होता है कि हमने डिक्लेरेशन के टाइम पे वेरिएबल्स को वैल्यूज़ असाइन करनी है। हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं 48, 45 एंड 39 है। तो हम इसको किस तरह से इनिशियलाइज़ करेंगे? सबसे पहले हम डेटा टाइप लिखेंगे जो कि होगी इंट, ठीक है। देन हमारे वेरिएबल का नेम आएगा, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर आएगा और वैल्यू आएगी। तो हम क्या लिखेंगे? इंट T1 असाइनमेंट ऑपरेटर 48, उसके बाद कॉमा। अगर हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स हों तो हम हर वेरिएबल को कॉमा से सेपरेट करते हैं। T2 असाइनमेंट ऑपरेटर 45, कॉमा, T3 असाइनमेंट ऑपरेटर 39 एंड देन स्टेटमेंट टर्मिनेटर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टू सी। क्या हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है, उसको हमने सी के अंदर जो है वो ट्रांसलेट करना है। यानी कि हम जब उसे सी लैंग्वेज में लिखेंगे तो हम किस तरह से लिखेंगे? 15 लिखेंगे, उसके बाद हमारे पास डिवीजन ऑपरेटर यूज़ होगा, देन पैरेंथेसिस 3 प्लस, और फिर हमारे पास एक फंक्शन यूज़ होगा प्री डिफाइंड फंक्शन पावर का। उसके लिए हम POW यूज़ करेंगे, उसके बाद पैरेंथेसिस 2, देन दोनों पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे, फिर उसके बाद स्टैरिक, यानी कि मल्टीप्लाई के लिए आपको पता है स्टैरिक यूज़ होता है, 6 + 2, देन ग्रेटर का साइन और फिर इक्वल का साइन और फिर 5 और फिर स्टैरिक और फिर 1। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 17 है, जिसमें हमने आउटपुट प्रेडिक्ट करनी है। हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, x और y। और अगर हम सेकेंड लाइन को देखें तो हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ हुआ है और पोस्ट फिक्स है और डिपेंडेंट भी है। तो पहले वैल्यू जो है वो y की असाइन हो जाएगी, किसको? x को, एंड देन y की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा। लेकिन हम जो प्रिंट करवा रहे हैं वो x की वैल्यू है, सो हमारे पास जो आंसर आएगा, आउटपुट आएगी, वो क्या आएगी? वो 6 आएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, डिफाइन ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो इसका क्या मतलब है? जब हमारे पास मल्टीपल ऑपरेटर्स आ जाएं तो हम उनको किस ऑर्डर में इवेलुएट करेंगे, इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, जो जिसमें ये कहा गया है, ट्रेस द एरर फ्रॉम द फॉलोइंग कोड। इसमें हमारे पास जो पहला एरर है वो वॉइड का जो वी है वो अपर केस में लिखा गया है। इसको हमने लोअर केस में लिखना है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो सी है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। देन अगर हम देखें तो प्रिंट का जो पी है वो कैपिटल है, उसको हमने लोअर केस में लिखना है। एंड देन प्रिंट एफ के आगे आपको फॉर्मेट स्ट्रिंग नज़र आ रही है या कंट्रोल स्ट्रिंग नज़र आ रही है, और कंट्रोल स्ट्रिंग को हम हमेशा डबल कोट्स में लिखते हैं, ये एरर है। और उसके बाद जो हमारे पास थर्ड एरर बनता है, हमारे पास जो फोर्थ एरर बनता है वो ये है कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर मिसिंग है। उसके बाद गेट सी एच के आगे जो है वो पैरेंथेसिस नहीं लगाई हुई, वो हमारे पास जो है वो फिफ्थ एरर है। सो हम एक तरफ जो है वो इनकरेक्ट कोड लिखेंगे और एक तरफ हम जो है वो करेक्ट कोड लिखेंगे, और करेक्ट कोड आपको सामने नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है, जिसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है जो कि 3/2 है। इसमें इंटीजर डिवीजन परफॉर्म होगी, क्योंकि हमारे जो दोनों ऑपरेंड्स हैं वो इंटीजर हैं। जब हमारे पास इंटीजर डिवीजन परफॉर्म होगी
तो हमारा जो आंसर होता है वो भी हमेशा किस में आता है, इंटीजर में आता है। लेकिन यहाँ पे जो हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं इस एक्सप्रेशन की, वो फ्लॉट वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं, इसलिए जो हमारी वैल्यू आएगी वो 1.0 आएगी। लेकिन आपको यहाँ पे पॉइंट के बाद 6 0 नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो फ्लॉट डेटा टाइप होती है उसकी जो प्रेसिजन होती है वो 6 होती है। स्टार्ट करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस को। तो हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट इज रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, गिव एग्जांपल, एक्सप्लेन कैस्केड अपडेट एंड कैस्केड डिलीट ऑप्शंस इन रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी है क्या? रेफरेंशियल इंटेग्रिटी एक रूल है जो टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को प्रिजर्व करता है जब भी हम रिकॉर्ड ऐड करते हैं या डिलीट करते हैं। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी का मतलब है कि यूज़र फॉरेन की फील्ड के अंदर कोई भी वैल्यू एंटर नहीं कर सकता जब तक उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू प्राइमरी की फील्ड के अंदर मौजूद ना हो। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास एग्जाम्पल में आपको दो टेबल्स नज़र आ रहे हैं। एक स्टूडेंट टेबल है और एक रिज़ल्ट टेबल है। जो स्टूडेंट टेबल है वो हमारा पेरेंट टेबल है और जो रिज़ल्ट टेबल है वो हमारा चाइल्ड टेबल है। पेरेंट टेबल में प्राइमरी की एग्जिस्ट करती है और चाइल्ड टेबल में फॉरेन की एग्जिस्ट करती है। अगर हम पेरेंट टेबल की प्राइमरी की में कोई चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चेंज चाइल्ड टेबल में भी परफॉर्म हो जाएगा। अगर हम पेरेंट टेबल की प्राइमरी की के अंदर से कुछ डिलीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो हमने रिकॉर्ड डिलीट किया है वो चाइल्ड टेबल में से भी डिलीट हो जाए। नेक्स्ट जो है वो कैस्केड अपडेट का मतलब है कि अगर हम पेरेंट टेबल में कोई चेंज करेंगे या हम ये आप ये कह लें कि अगर हम प्राइमरी की कोई वैल्यू चेंज करेंगे पेरेंट टेबल के अंदर तो एमएस सक्सेस जो है वो ऑटोमेटिकली उससे रेलिवेंट जितने भी रिकॉर्ड्स हैं चाइल्ड टेबल के अंदर वो भी अपडेट कर देगा। कैस्केड डिलीट का मतलब है कि अगर हम पेरेंट टेबल में से कुछ डिलीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड रिकॉर्ड या जो कॉरस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड होगा वो चाइल्ड टेबल में से भी डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बनता है। लॉन्ग क्वेश्चन, डिस्क्राइब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। पहली करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इजी टू लर्न। हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं वो ह्यूमन लैंग्वेजेस के करीब होती हैं और ये इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होती हैं, इसलिए इनको लर्न करना इजी होता है। इजी एरर डिटेक्शन, क्योंकि इनको रीड करना इजी है, मॉडिफाई करना इजी है, तो इनमें से एरर को फाइंड आउट करना भी आसान होता है। स्टैंडर्डाइज सिंटैक्स हाई लेवल लैंग्वेज जो है उनका वेल डिफाइंड सिंटैक्स होता है और इस पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने काम भी किया, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हमें मिलती है जो कि आंसी है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। डीप हार्डवेयर नॉलेज नॉट रिक्वायर्ड। जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर तो हमें जो है वो हार्डवेयर का बहुत ज़्यादा नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है या मशीन आर्किटेक्चर का पता होना ज़रूरी नहीं है। मशीन इंडिपेंडेंस का मतलब है कि अगर एक प्रोग्राम आपने हाई लेवल लैंग्वेज में लिख लिया है तो आप उसको मुख्तलिफ कंप्यूटर्स पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक प्रोग्राम आपने सी लैंग्वेज के अंदर लिखा है तो आप उसको इंटेल प्रोसेसर पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं और मोटोरोला प्रोसेसर पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मोर प्रोग्रामिंग लो लेवल लैंग्वेज में मुश्किल होती है लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज में आसान होती है, इसलिए जो है वो इसके प्रोग्रामर्स जो हैं वो हमें ज़्यादा मिलते हैं। शॉर्टर प्रोग्राम, जो प्रोग्राम हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं वो छोटा होता है अगर हम उसे लो लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम से कंपेयर करें। तो आप ये कह सकते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज की एक इंस्ट्रक्शन जो है वो लो लेवल लैंग्वेज की बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस के बराबर होती है। नेक्स्ट हमारे पास हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बनता है। व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स, डिस्कस डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स विद ट्रुथ टेबल। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली कंपाउंड कंडीशंस को इवैल्यूएट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हमें मिलते हैं, एंड ऑपरेटर, और नॉट ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर जो है वो यूज़ होता है 2 कंडीशंस को इवैल्यूएट करने के लिए, और अगर जो है हमारे पास दोनों कंडीशंस ट्रू हों तो हमारे पास जो रिज़ल्ट प्रोड्यूस होगा वो भी ट्रू होगा, और अगर
हमारे पास एक कंडीशन फॉल्स हो और एक कंडीशन ट्रू हो तो हमारे पास जो रिजल्ट प्रोड्यूस होगा वो फॉल्स प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट हमारे पास है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर भी यूज़ होता है दो कंडीशंस को इवैल्यूएट करने के लिए, और ये हमें ट्रू रिजल्ट देता है अगर कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए, और ये हमें फॉल्स रिजल्ट तब देता है जब हमारे पास दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाएं। नेक्स्ट हमारा है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर रिजल्ट को रिवर्स करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये ट्रू रिजल्ट तब देता है जब कंडीशन फॉल्स हो, और ये फॉल्स रिजल्ट तब देता है जब कंडीशन ट्रू हो। थैंक यू।